हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट का। और लास्ट वीडियो में हमने दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट पढ़े थे जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अपने अपने व्यूज़ बताए थे। एक थे नॉम चॉम्स्की और दूसरे थे बी एफ स्किनर। और दोनों की जो थ्योरीज थी हमने वो लास्ट वीडियो में कवर कर ली हैं। आज हम और दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट पढ़ेंगे जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी में, और दोनों के ही थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है आपके सामने वो है पियाजे की लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। तो जैसे कि हम पहले से ही जॉन पियाजे के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी हमें। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। तो ऐसे ही उन्हीं स्टेजेस के साथ ही इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट भी साथ साथ ही बताई थी, उसी में इंटीग्रेट कर दी थी। मतलब जब इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी तो उसी में इन्होंने साथ में ही एक चीज़ और बता दी थी कि लैंग्वेज इसमें कैसे डेवलप होती है। तो स्टेजेस में ही इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज भी उसी तरीके से जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है 4 स्टेजेस में, वैसे ही लैंग्वेज भी डेवलप होती है। तो इनकी थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि पियाजे जो है ना वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ही बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट वाज क्लोजली लिंक टू अ चाइल्ड्स ओवरऑल कॉग्निटिव ग्रोथ, के मतलब जो लैंग्वेज है ना वो कॉग्निटिव ग्रोथ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो वो जो 4 स्टेजेस जो बताई थी इन्होंने, उसी में इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज भी उसी के साथ साथ डेवलप होती है, emerging as a result of child's ability to understand and represent the world around them। तो उसी से धीरे धीरे जो बच्चा है वो अपने आसपास की चीज़ों को समझता है और रिप्रेजेंट करना सीखता है। फिर इन्होंने जो स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, जो हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, हम दोबारा यहाँ पे उसको रिवाइज करेंगे। तो इन्होंने 4 की स्टेजेस दी थी जहाँ पे इन्होंने अपने अपने बताए थे माइलस्टोन्स जो बच्चे अचीव करते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम एक स्टेज को दूसरी स्टेज पे जाते हैं, एक स्टेज को क्रॉस करते हैं, तो वो माइलस्टोन हम अचीव करते जाते हैं हर स्टेज का। तो फ्रॉम सेंसरी मोटर टू फॉर्मल ऑपरेशनल तक जाने के लिए हमको 4 स्टेजेस क्रॉस करनी होती है, जो हम अभी डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर आता है एक्टिव एक्सप्लोरेशन। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं ना बहुत एक्टिवली एक्सप्लोर करते हैं, उनको वो बड़े क्यूरियस होते हैं, वो बहुत इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, और यही बेसिस होता है जिससे बच्चे लर्न करते हैं। तो विच अलाउज देम टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। देखो इनको ना हम कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं, पियाजे को, वाइगोट्स्की को, ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं ना जिनको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला जाता है। इनकी थ्योरी को कभी कभी कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बोलते हैं इनकी थ्योरी में कि बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि वो खुद ही अपने एनवायरनमेंट में ना चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, कुछ कुछ उठा के देखते रहते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हर चीज़ एक्सप्लोर करते रहते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, बिल्ड करते रहते हैं, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को भी वो खुद ही सीख सीख के कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि इनका ये मानना था कि बच्चे खुद से अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, तो वो लैंग्वेज के केस में भी यही बोल रहे हैं कि बच्चे अपनी लैंग्वेज खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं। ओके, तो ये 4 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। पहली बताई थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी 0 to 2 ईयर्स तक होती है, 2 साल तक जो बच्चा होता है उसमें वो अपनी सेंसेस का और अपने मसल्स का ज़्यादा यूज़ करता है, इसलिए इसको सेंसरी मोटर बोलते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली लर्निंग किससे होती है? सेंसेस और फिजिकल मूवमेंट से होती है। अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, जो बच्चे के सेंसेस उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको यूज़ करते हैं, अपनी फिजिकल मूवमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे साउंड निकालने के लिए अपने लिप्स के मसल्स को मूव करना इस तरीके से, और मिमिकिंग करते हैं साउंड की। ठीक है। दूसरी स्टेज इन्होंने बताई थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक होती है। अब यहाँ पे ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के थ्रू सीखते हैं। मेनली यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जो इस स्टेज पे होते हैं, जहाँ पे बच्चे लैंग्वेज ही नहीं, इवन अपना पूरा वर्ल्ड, अपने आसपास की सारी चीज़ों को एसिमिलेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, तब सीखते हैं। इसको अभी हम आगे देखेंगे। फिर आता है तीसरी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी 7 से 12 साल तक होती है। कॉन्क्रीट चीज़ों से सीखने का मतलब जो सामने कुछ रखा हुआ है, जो उनके सामने है, जिसको वो टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो टैंजिबल चीज़ें होती हैं उनको सीखते हैं वो। ठीक है। और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 12 साल के बाद टीनेजर्स की जो एज होती है उसके बाद जितना भी
उसको इन्होंने बोला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी सीखना शुरू कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में इमेजिनेशन आ जाती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है। तो इसी तरीके से लैंग्वेज में भी वो चीज़ें समझने लग जाते हैं जो बहुत हाइपोथेटिकल होता है, जो जैसे पोएट्री हो गई, पोएट्री में मेटाफर्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो उसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें फिर बाद में समझ आने लगती है जब वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। तो ऐसे ही लैंग्वेज भी सीखना शुरू करते हैं, जैसे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी इसी तरीके से सीखते हैं कि पहले मिमिकिंग करेंगे, कॉपी करेंगे साउंड्स को और अलग अलग आवाज़ें निकालेंगे, क्योंकि उनकी सेंसरी मोटर स्टेज है। उसके बाद वो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, मतलब नए नए वर्ड जब वो सुनेंगे ना, तो वो उनको अपने माइंड में रजिस्टर करते रहेंगे, और एक ही वर्ड को किस तरीके से बोलना है, कितने तरीके से बोला जा सकता है, उसका क्या मीनिंग होता है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे आएगा, जिसको अभी हम देखेंगे डिटेल में। फिर थोड़ा सा कॉन्क्रीट चीज़ों को सीखते हैं, जो उनके सामने जो चीज़ें रखी हुई हैं उनको क्या बोला जाता है, जो वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे अल्फ़ाबेट वगैरह सीखना शुरू करते हैं तो उनको सामने दिखा के बताया जाता है। तो सामने कोई चीज़ हो, कॉन्क्रीट हो, तभी सीख पाते हैं। और बाद में फिर लैंग्वेज के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं, कितने तरह के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, मतलब वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पे इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। फिर खुद से बना के लिखना, जहाँ पे आपको बहुत इमेजिनेटिव होना पड़ता है, बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, तो वो चीज़ें फिर आपकी आती है प्रॉपर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बाद। तो ऐसे ही जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई, वैसे ही लैंग्वेज हुई। तो अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो ये कह रहे हैं, अगर हम थॉट और लैंग्वेज का रिलेशन निकालें तो पहले बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, फिर लैंग्वेज होगी। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद लैंग्वेज डेवलप होगी। इसका मतलब अगर हम थॉट और लैंग्वेज को कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट्स पहले आते हैं, लैंग्वेज बाद में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके ये पूछ लिया जाता है कि अगर हम थॉट और लैंग्वेज के रिलेशन की बात करें तो पियाजे के अकॉर्डिंग क्या चीज़ पहले बिल्ड होती है। थॉट्स पहले बच्चे सोचना पहले सीखता है या बोलना? तो पियाजे कहते हैं पहले थॉट्स आते हैं, पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, फिर उससे लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, बाद में लैंग्वेज आती है। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पे मैं जो बोल रही थी आपकी सेकंड स्टेज पे जो एसिमिलेशन अकोमोडेशन होती है उसके बारे में। तो पहले क्या होता है, स्कीमाज होते हैं। स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्कीमा क्या होते हैं, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं अपने आसपास की चीज़ों के, जिसको बच्चा सीखता रहता है, देखता है और अपने माइंड में रजिस्टर करता रहता है। जैसे उसको आप बार बार दिखाते हो कि ये देखो ये डॉगी है, तो वो उसके स्कीमा बना लेता है अपने माइंड में कि अच्छा अगर इस तरह की कोई चीज़ दिखेगी तो उसे डॉगी बोलना है। ठीक है, ऐसे ही हर चीज़ जो आप उसको नहीं बताते हो, ये पानी है, ये आपकी दूध की बोतल है, जो भी आप उसको नया बताते हो, ये टेडी है, वो उसके उससे रिलेटेड अपने माइंड में स्कीमा बनाता रहता है। एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ऐसे एक विजुअलाइजेशन होती है कि अगली बार वो चीज़ उसको दिखे तो उसको पता चलना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, 2 साल से ऊपर का बच्चा है, सेकंड स्टेज है, तो उस टाइम बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपने माइंड में उन चीज़ों को रजिस्टर करना शुरू करे जो बताया जा रहा है। उसके बाद एसिमिलेशन अकोमोडेशन प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है। पहले स्कीमा बनता है, फिर एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन का मतलब कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो आती है वो अपने स्कीमा में उसको ऐड करता रहता है। उसने कोई मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाई कि ये डॉगी होता है, तो उसमें उस चीज़ को वो एसिमिलेट कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को वो एसिमिलेट कर रहा है, जो भी वो नया सीखता जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, फिर अकोमोडेशन करता है। इसमें क्या होता है, accommodate the schemas to fit the new experience driving ongoing language। कोई भी नया चीज़ एक्सपीरियंस करता है उसी से रिलेटेड जो ऑलरेडी स्कीमा उसके माइंड में प्रेजेंट है। अब एक डॉग का स्कीमा ऑलरेडी उसके माइंड में प्रेजेंट है, उसमें डॉग के बारे में जो जो सीखा उसने एसिमिलेट कर लिया, लेकिन अगर उसी से रिलेटेड एक और स्कीमा उसके सामने आता है या कोई नई चीज़ आती है, जैसे सेम उसने देखा कि डॉग में भी अगर इस सेम टाइप का जानवर है लेकिन वो डॉग नहीं, वो कैट है, उसी टाइप की चीज़ है, कोई नया एक्सपीरियंस हो रहा है लेकिन उसको कि वो डॉग नहीं एक्चुअली में कैट है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन वैसी ही बन रही है जैसे एक एनिमल की होती है। ठीक है, लेकिन उसने देखा कि अरे इसका नाम तो कैट है, ये तो डॉग बोल ही नहीं रहे इसको। तो उस टाइप से जब कोई नया चीज़ एक्सपीरियंस करता है तो वो उसको अपने ऑलरेडी जो प्रेजेंट स्कीमा है उसमें एकोमोडेट करता है। ठीक है, तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाना। तो डॉग के बारे में जो जो चीज़ें उसको बताई जाएंगी वो उसमें ऐड करता जाएगा कि देखो डॉग की टेल होती है, ठीक है, डॉग बार्किंग करता है। और अगर थोड़ा भी नया एक्सपीरियंस होगा उस स्कीमा को लेके तो वो उसमें अकोमोडेट करेगा उस चीज़ में।
तो ऐसे एसिमिलेशन अकोमोडेशन चलता रहता है कहाँ पे, जो उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जो स्कीमाज होते हैं। एक तरह से आप मान लो एक फ़ोटो होती है एक चीज़ की जो हमारे माइंड में छप जाती है, तो बच्चे के माइंड में फ़ोटो छप गई उस चीज़ की, तो अब वो उसी में एसिमिलेशन अकोमोडेशन कर रहा है। और जब ये चीज़ सेटल हो जाती है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब ये जब एसिमिलेशन अकोमोडेशन का प्रोसेस सेटल हो जाता है, जब उसको समझ में आ जाता है क्या चीज़ है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है। डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम बिटवीन चाइल्ड्स करंट अंडरस्टैंडिंग एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। तो जब कोई चीज़ उसको समझ आ जाती है, वो अंडरस्टैंड कर लेता है, तो वो कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम मतलब एक इस लेवल पे आ जाता है जहाँ पे वो बैलेंस्ड है, तो उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ हो चुकी होती है, फिर आगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाता है। ऐसे करते करते वो सारे कॉन्सेप्ट सीखता है। तो ये तो पियाजे की थ्योरी थी। अब वाइगॉट्स्की ने अपनी खुद की अलग एक थ्योरी दी थी लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके, तो उसको भी हम देख लेते हैं। वाइगॉट्स्की की थ्योरी को इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच भी कहा जा सकता है, क्योंकि इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब है इंट्रैक्शन करना, लोगों के साथ बात करना। तो इंट्रैक्शन करके सीखते हैं बच्चे, बातचीत करके सीखते हैं दूसरों के साथ। सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल बोलते हैं वाइगॉट्स्की का लैंग्वेज लर्निंग में। तो इस थ्योरी को आपको कभी कभी आप देखोगे कि कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ मिलेगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ऐसा क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, नॉलेज को कैसे बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं। जैसे पियाजे बोलते हैं कि बच्चे अपने आप नॉलेज सीख करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाइगॉट्स्की भी सेम चीज़ बोलते हैं, ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये भी बोलते हैं कि बच्चे अपने आप सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सोशल वर्ड बताया है कि सोशल हुए बिना नहीं कर सकते, मतलब उसको किसी मोर नॉलेजेबल अदर या किसी बड़े की हेल्प चाहिए होती है, तभी वो सीख पाता है बच्चा। तो सोशल होना या सोशलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिविज्म है, लेकिन वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, अकेले नहीं है। पियाजे के अकॉर्डिंग तो ये था कि बस आप एनवायरनमेंट दे दो उनको, वो अपने आप सीख जाएंगे, चाहे वो अकेले भी हों। बट वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि अकेले नहीं सीख पाएंगे, उनको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म चाहिए, मतलब एक कोई ना कोई चाहिए हेल्प करने के लिए, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए, जिससे वो गाइडेंस ले सके, तब वो अपने आप सीख जाएंगे। तो इसलिए इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं कभी कभी इस थ्योरी को। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सोशल इंट्रैक्शन का है, क्योंकि वाइगॉट्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ फंडामेंटली अ सोशल प्रोसेस, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना वो एक सोशल प्रोसेस है, वो अकेले नहीं सीखी जा सकती। एंड लर्निंग थ्रू इंट्रैक्शन विद मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल। मोर नॉलेजेबल का मतलब जो आपसे ज़्यादा जानता हो, MKO बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, उसी से सीखेगा, उसी से इंटरेक्ट करके सीखेगा जो आपसे ज़्यादा जानता हो, आपसे मोर नॉलेजेबल हो। उसके बाद इन्होंने एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बताया था कि बच्चे किस जोन में होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन कैन अचीव मोर विद द गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स एंड पीयर्स। तो एक जोन होता है, मतलब जोन होने का मतलब ये है कि सपोज एक बच्चा है जिसको इतना लेवल तक का आता है, लेकिन उसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो इस लेवल से इस लेवल पे पहुँचने के लिए उसको हेल्प की ज़रूरत है, एक बड़े की, एक मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प की ज़रूरत है। तो ये जो बीच का गैप है अपने गोल तक पहुंचने से पहले, इस गैप को इन्होंने बोला है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसको क्रॉस करने के लिए उस बच्चे को एक बड़े की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। तो बच्चा वो जोन तभी क्रॉस कर पाएगा जब उसको गाइडेंस मिलेगी किसी से, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे कोई एडल्ट हो जिसको उससे ज़्यादा पता हो। फिर इंटरनलाइजेशन होती है, मतलब वाइगॉट्स्की ये कहते हैं कि बच्चे इंटरनलाइज करने लग जाते हैं धीरे धीरे, जो भी आप उन्हें सिखाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे कोई और चीज़ हो, वो धीरे धीरे उस चीज़ को अपने अंदर इंटरनलाइज करने का मतलब है इंडिपेंडेंटली करना सीख जाते हैं। शुरू में हेल्प चाहिए होती है, लेकिन बाद में वो उसको अपने आप करना सीख जाते हैं। और अपनी लैंग्वेज और थिंकिंग पैटर्न जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू ग्रेजुअली दे डेवलप देयर ओन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड स्किल। पहले वो सीखते हैं दूसरों को देख के, और फिर धीरे धीरे अपने खुद के थॉट्स और खुद की लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली जो डेवलप करना सीख जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। तो इंटरनलाइजेशन क्या हुआ? वही हुआ जो मैंने बोला आपको, कंस्ट्रक्टिविज्म के खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाना। तो इसलिए सोशल इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द वे कि बच्चे लैंग्वेज जो सीखते हैं, यहाँ पे ये वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सोशल इंट्रैक्शन का रोल लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे है? एक तो स्कैफोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग का मतलब यहाँ पे होता है हेल्प करना, इट मीन्स हेल्प करना।
स्कैफोल्डिंग वर्ड मतलब एडल्ट्स एंड मोर एक्सपीरियंस पीयर प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग हेल्पिंग चिल्ड्रन एक्सटेंड देयर लैंग्वेज एक्सपीरियंस थ्रू गाइडेंस एंड सपोर्ट। मतलब अपनी जो लैंग्वेज है उसको और इम्प्रूव करने के लिए उनको जो गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। एक्सपोजर टू लैंग्वेज, children benefit from exposure to diverse language models and opportunities to actively use language in social context। तो जितना ज़्यादा हम एक्टिवली बात करेंगे बच्चों से, जितना ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग लैंग्वेजेस का या लैंग्वेज के अलग अलग टर्म्स का, एक्सप्रेशंस का, उतना ज़्यादा बच्चे उस चीज़ को सीखेंगे। तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में इट इज़ सेइंग language development is enhanced through collaborative learning where children learn from each other and engaged in joint problem solving। तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, peer learning जिसे बोला जाता है, और joint problem solving मतलब एक दूसरे के साथ मिलके ज़्यादा सीख पाते हैं। तो इसीलिए प्ले स्कूल में भेजना या उस टाइम पे एक उनको ग्रुप में बच्चों के साथ भेजने से ये फ़ायदा होता है कि वो जितना ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं उतनी बेटर लर्निंग होती है उनकी। तो अब आगे इन्होंने वाइगॉट्स्की ने 3 टाइप के स्पीच भी बताए थे, एक है सोशल स्पीच, एक है प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ये 3 टाइप के स्पीच है। इनका बहुत बड़ा रोल वाइगॉट्स्की ने बताया है कि जो बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो वो उनकी जो स्पीच है ना वो पैटर्न बदलता रहता है। पहले सोशल स्पीच होता है, फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो प्राइवेट स्पीच होता है, फिर और उसके बाद इनर स्पीच हो जाता है। तो इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये स्पीच वाली बात ना सिर्फ वाइगॉट्स्की ही हैं जिन्होंने बताया, और किसी ने इस चीज़ को लेके कोई बात नहीं करी है। ये एक यूनिकली इनका ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि 3 फॉर्म ऑफ स्पीच है। पहले सोशल स्पीच होता है विच इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स। मतलब जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते हैं, वो अपने आप अपने से कभी बात नहीं करते। उस टाइम पे उनके थॉट्स अलग चीज़ होती है और लैंग्वेज अलग चीज़ होती है। मतलब वो सोच के कुछ नहीं बोल रहे होते, थॉट अलग चल रहे होते हैं, लैंग्वेज अलग चल रही होती है। देयर इज़ नो कॉम्बिनेशन। या ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ सोच के बोल रहे हैं या वो कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो उनके मुंह में आता है बोलना, जो उनको लगता है बिना सोचे बोलते, आवाज़ें निकालते रहते हैं कुछ ना कुछ। 2 साल के बच्चे क्या करते हैं, कुछ सोच के थोड़ी बोलते हैं, उनको जो बोलना है वो बोल देते हैं। या कोई चीज़ खेल रहे हैं तो खेलते खेलते बोल रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं। वो क्या तरीका है, वो दूसरों से इंटरेक्ट करने का तरीका है उनका। तो इसको सोशल स्पीच बोलते हैं। फिर आती है प्राइवेट स्पीच, जो मतलब 3 साल की एज के आसपास शुरू होती है, विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एज एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट स्पीच में बच्चा अपने आप से भी बात करने लग जाता है, ठीक है, सेल्फ की तरफ डायरेक्टेड होती है। पहले जो छोटा होता है तो वो सामने वाले की रिएक्शन देखने के लिए बोलता है कि अगर मैं बोलूँगा तो मुझे क्या रिएक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट स्पीच में वो किसकी, अपने तरफ, सेल्फ की तरफ डायरेक्टेड होती है, और ये एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन की तरह काम करती है। तो प्राइवेट स्पीच इज़ द ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन सोशल एंड इनर स्पीच। मतलब ये बीच का है पार्ट, सोशल इनर स्पीच बनने से पहले प्राइवेट स्पीच बनती है। तो एक तरह की ट्रांजिशन है कि सोशल जब इनर स्पीच बने तो बीच में पहले प्राइवेट स्पीच आती है, विच इज़ अ ट्रांजिशन फेज। एंड द मूवमेंट इन डेवलपमेंट वेयर लैंग्वेज एंड थॉट यूनाइट टू कॉन्स्टिट्यूट वर्बल थिंकिंग। ये देखिए एक वर्ड है यहाँ पे वर्बल थिंकिंग, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज और थॉट यूनाइट हो जाता है। इस केस में क्या था, लैंग्वेज अलग चल रही है, थॉट अलग चल रहा है, बच्चा कुछ सोच नहीं रहा है, बस वो बोलता जाता है, थॉट अलग चल रहा है, लैंग्वेज अलग। यहाँ पे बच्चा सोच भी रहा है और साथ साथ बोल भी रहा है, दोनों यूनाइट हो गए हैं, कंबाइंड हो गए हैं और एक साथ चल रहे हैं। मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पहले लैंग्वेज आई फिर थॉट आया है, या पहले थॉट आया है लैंग्वेज। जैसे पियाजे ने कहा था कि पहले थॉट्स डेवलप होते हैं फिर लैंग्वेज आती है, पर यहाँ पे वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि दोनों पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं, जिसको वर्बल थिंकिंग इन्होंने नाम दिया है। उसको बोलते हैं वर्बल थिंकिंग। मतलब बोलते हैं लेकिन सोच के, मतलब बोल के सोच रहे हैं। अब एक बड़ा आदमी क्या होता है, जब वो सोचता है तो वो चुप करके सोचता है, अपने मन में सोचता है। लेकिन ये जो 2 छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के, ये कुछ सोच रहे होते हैं तो उसको बोल भी रहे होते हैं। हम अगर ध्यान से सुने तो वो जो धीरे धीरे बोल रहे होते हैं वो उनकी थॉट्स होते हैं, जो कि एक साथ थिंकिंग और बोलना दोनों एक साथ चल रहा होता है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच इज ओवर्ट। ओवर्ट मतलब जो आपको सामने से नज़र आ सकती है, ऑडिबल आप उसको सुन सकते हो, और ऑब्जर्वेबल
आप उसको देख सकते हो कि बच्चा बोल रहा है। ऑफन सीन इन चिल्ड्रन हु टॉक टू देमसेल्फ बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे ज़्यादा ये कब नजर आएगी प्राइवेट स्पीच? आप उनको बच्चे को कोई पजल दे दो सॉल्व करने के लिए, या कोई ब्लॉक्स दे दो उसको कुछ बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी दे दो, आप देखोगे कि वो बोलते बोलते उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे लगेगा, क्या ये इधर आएगा, वो सोच भी रहा है और अपने आप से बोलता भी जा रहा है, उसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब थॉट भी हो गया है डेवलप और लैंग्वेज भी। अब प्राइवेट स्पीच तो जस्ट एक ट्रांजिशन फेज था, बीच का फेज था। अब ये क्या होती है, धीरे 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 ये डिमिनिश हो जाती है। ऑडिबिलिटी मतलब ये आवाज़ जो है सुनना कम हो जाती है, हम वो बच्चे जो है ज़ोर से बोलना बंद कर देते हैं और वो सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन बन जाता है, अपने आप को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं कि हम सोच के बोलें जो बोल रहे हैं, एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू साइलेंट इनर स्पीच। फिर वो लास्ट में फाइनली एक साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है। तो जब वो सोचते हैं ना तो वो बोलते नहीं हैं, वो अपने मन में सोचना शुरू कर देते हैं। एंड टिपिकली फ्रॉम द एज ऑफ 7, तो 7 साल के बच्चा होता है, वो कभी बोलते बोलते नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता, वो चुपचाप कर रहा होता है क्योंकि उसे वो मन में अपने सोच रहा होता है, वो बोलता नहीं है उस चीज़ को, ये ऑडिबल नहीं होता। तो इनर स्पीच इज कोवर्ट। तो इनर स्पीच कोवर्ट होती है। कोवर्ट का मतलब है हिडन। ओवर्ट का उल्टा होता है कोवर्ट। ओवर्ट मतलब जो चीज़ आपको बाहर दिख रही है सामने, कोवर्ट मतलब जो चीज़ छुपी हुई है, और हिडन होती है बिकॉज इट हैपन्स इंटरनली। इट इज़ द साइलेंट इंटरनल डायलॉग दैट एडल्ट्स ऑफन एंगेज वाइल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अब लैंग्वेज क्या होती है, थॉट्स में बदल जाती है और वो थॉट्स साइलेंट हो जाते हैं, इनर स्पीच हो जाता है। और इनर स्पीच वो होता है जो बड़े लोग भी आपने देखा होगा, कई बार चुपचाप बैठ के सोच रहे होते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बाहर उसको बोलते नहीं है, किसी को सुनाते नहीं है, तो वो इनर स्पीच है। तो अगर यहाँ पे देखिए लैंग्वेज और थॉट को कंपेयर करें तो वाइगॉट्स्की ने इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। पहले तो उन्होंने बोला कि थॉट प्रोसेस तो होता ही नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज होती है। फिर उन्होंने बोला कि थॉट डेवलप होने लगते हैं और लैंग्वेज और थॉट दोनों साथ साथ चलते हैं पैरेलल। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि लैंग्वेज के बाद थॉट्स आते हैं, मतलब लैंग्वेज जो है वो इनर हो जाती है। लैंग्वेज की वजह से जब बच्चा इंटरेक्ट करना सीख जाता है तब धीरे धीरे वो उसके अपने थॉट्स को रेगुलेट करता है। तो अगर वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग देखें तो ये पियाजे के बिल्कुल उल्टा है। इनके अकॉर्डिंग कि पहले लैंग्वेज डेवलप होती है फिर अपने थॉट्स को रेगुलेट करते हैं बच्चे। तो पहले लैंग्वेज फिर थॉट, जबकि पियाजे क्या बोल रहे थे कि पहले थॉट्स फिर लैंग्वेज। तो यहाँ पे इन दोनों के उल्टे हैं व्यूज, ठीक है। तो अब सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस अगर दोनों की देखें तो बोथ पियाजे एंड वाइगॉट्स्की ने बोला कि बच्चों का एक्टिव रोल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। दोनों को ही एक्टिवली अपने एनवायरनमेंट को सीख करना है, उसके साथ इंटरेक्ट करना है, एंड कॉग्निटिव प्रोसेस दोनों के ही केस में ज़रूरी है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि पियाजे ने ज़्यादा फोकस किया कि उनकी इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें बच्चे खुद से अपने थॉट को डेवलप करके फिर लैंग्वेज सीखते हैं, जबकि वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहले लैंग्वेज डेवलप होगा जिससे बच्चा थॉट्स रेगुलेट करना सीखेगा। तो पहले बातचीत करनी ज़रूरी है बच्चे के साथ, जहाँ पे हमें दूसरों के भी इंट्रैक्शन की ज़रूरत है, वो अकेले नहीं कर सकता, मतलब सोशल और कल्चरल इंट्रैक्शन ज़रूरी है। और इसके अलावा टुगेदर पियाजे एंड वाइगॉट्स्की प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ चिल्ड्रन एक्वायर एंड डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। दोनों का अगर हम मिला के देखें तो दोनों की ही थ्योरी हमें ये बताती है कि कैसे बच्चे अपने कॉग्निटिव और लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। तो नाउ इन टीचिंग में इन चीज़ों की इम्प्लीकेशन कैसे हो सकती है। अगर हम टीचिंग की बात करें तो हमारी ये थ्योरी जो हमने यहाँ पे दोनों की सीखी, इसकी इम्प्लीकेशन कैसे टीचिंग में हो सकती है। तो लैंग्वेज कैन बी एन इंस्ट्रक्शन शुड बी टेलर टू द इंडिविजुअल नीड्स एंड डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द लर्नर फॉस्टिंग एक्टिव। अब देखो हमें इन दोनों के ही थ्योरी से ये सीखा है कि जब भी हम बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो एक तो वो कौन सी स्टेज में है बच्चे, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू दी डेवलपमेंटल स्टेज हम उनको जो है उस हिसाब से ही लैंग्वेज या टीचिंग जो कर रहे हैं अगर हम, तो टीचिंग उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करें क्योंकि कितनी कैपेबिलिटीज़ है और वो कौन सी स्टेज में है। दूसरा, उनको एक्टिव एंगेजमेंट में ज़रूर इन्वॉल्व करें, एक्टिव एक्सप्लोरेशन में, क्योंकि बच्चे खुद से जब एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, खुद एंगेज होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो ज़्यादा जल्दी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। दूसरी चीज़, हमें सपोर्ट देनी है, जैसे वाइगॉट्स्की कहते हैं कि हमें एज एन एजुकेटर हमें उन्हें
स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी है, हमें सपोर्ट करनी है, और धीरे धीरे क्या होगा, वो अपनी इंडिपेंडेंटली यूज़ करना सीख जाएंगे। शुरू में सपोर्ट करने की ज़रूरत है, फिर बाद में वो इंडिपेंडेंटली यूज़ करना सीख जाएंगे। एंड लास्टली कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि पीयर लर्निंग से या सोशल इंटरेक्शन से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो अपनी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए इट शुड ऑलवेज बी कोलैबोरेटिव, कि अब वो टीम में काम करें, ग्रुप में काम करें, तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते। तो दीज वर दी 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, एंड आगे और थ्योरीज जो हैं उसको भी पढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।